प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर शिवशंकर व्यास, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ पीजी कॉलेज बीकानेर, एलएलबी सेकेंड ईयर की जो हमारी क्लासेस चल रही हैं और हमने पिछली क्लास में रूल ऑफ लॉ पर अपना डिस्कशन शुरू किया था और रूल ऑफ लॉ की कुछ विशेषताओं पर चर्चा करने के बाद हमने ये बात तय की थी कि अगली क्लास में हम भारत में रूल ऑफ लॉ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करेंगे कि भारतीय जो व्यवस्था है, चाहे भारत का संविधान या अन्य हम कानूनों की बात करें, तो किस प्रकार से रूल ऑफ लॉ को समाहित किया गया है, किस प्रकार से रूल ऑफ लॉ जो है हमारे संविधान और हमारी शासन व्यवस्था का एक प्रमुख भाग बन चुका है, उसके ऊपर हम आज अपनी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम रूल ऑफ लॉ की बात करें महत्वपूर्ण पहलुओं में से, तो सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की सर्वोच्चता को भारत में स्वीकार किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने A.K. गोपालन, केशवानंद भारती, इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण, कई मामलों में ये निर्धारित कर दिया है कि भारत में सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को स्वीकार किया गया है। हम संविधान की प्रस्तावना की बात भी करें तो संविधान की प्रस्तावना में रूल ऑफ लॉ की संकल्पना को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है, जिसमें ये स्पष्ट है कि हम भारत के लोग एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए इस संविधान को अधिनियमित करते हैं। इस भारतीय संविधान की प्रस्तावना ये स्पष्ट उजागर करती है कि देश में शासन का संचालन विधि के अधीन किया जाएगा, न कि व्यक्तियों की इच्छाओं या सिद्धांतों के अनुसार। जैसा कि हम इस बिंदु में ही चर्चा कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पर संविधान की सर्वोच्चता को स्वीकार किया गया है। ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरह यहाँ पर व्यवस्था नहीं है जहाँ पर संसदीय सर्वोच्चता को स्वीकार किया गया है। भारत में संविधान सर्वोच्च है और सभी संस्थाएं, चाहे वो कार्यपालिका हो, विधायिका हो और न्यायपालिका हो, इनका सृजन गठन भी संविधान के तहत ही होता है। इसी क्रम में हम बात करें तो हमारे संविधान में जुडिशियल रिव्यू के सिद्धांत को संविधान में समाविष्ट किया गया है। कार्यपालिका द्वारा बनाई गई शक्तियों का दुरुपयोग होने पर सामान्य न्यायालय द्वारा ऐसे आदेशों को अपास किया जा सकता है। कार्यपालिका और विधायिका द्वारा निर्मित नियमों का संविधान के विरोध होने पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उन्हें अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाना। आर्टिकल 21 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही प्राण और देह की स्वतंत्रता से वंचित किया जाना, अन्यथा नहीं। ये ऐसी कुछ बातें हैं जो हमारे संविधान में समाहित की गई है, जो रूल ऑफ लॉ की संकल्पना को लागू करता है। दूसरी बात हम करें तो समता की संवैधानिक अपेक्षा करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 विधि के शासन की बात करता है कि विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण को स्वीकार किया गया है, अर्थात विधि की दृष्टि में सभी व्यक्ति समान होंगे, सबको समान रूप से संरक्षण प्रदान किया जाएगा। इसका अर्थ ये है कि भारत में किंग कैन डू नो रॉन्ग की उक्ति लागू नहीं होती। सरकार व लोक प्राधिकारी दोनों ही सामान्य न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में आते हैं। लोक सेवाओं में भी संविधान के आर्टिकल 16 के माध्यम से समता के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। आर्टिकल 299 और 300 की बात करें तो केंद्र और राज्य सरकार या लोक प्राधिकारियों द्वारा किसी संविधा को भंग किया जाता है तो उसके विरुद्ध भी सामान्य न्यायालय में वाद लाया जा सकता है। ये सारी व्यवस्थाएं हमारे संवैधानिक व्यवस्था में की गई है। अधिकारों का संरक्षण की बात करें तो भारतीय संविधान व्यक्तियों के जो मूलभूत अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स हैं, उनकी गारंटी देता है, जो सरकार की शक्ति पर लिमिटेशन के रूप में है। यदि किसी नागरिक के मूल अधिकारों का अतिक्रमण होता है तो विधि शासन ये अपेक्षित है कि वो शिकायतों को दूर करने के लिए उपयुक्त मंच प्रदान करे, और ये उपयुक्त मंच आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, जहां पर व्यक्ति अपने मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन होने पर
याचिका दायर कर सकेगा और अपने अधिकारों का प्रवर्तन करा सकेगा। तो ये दो प्रमुख ऐसी संवैधानिक संस्थाएं हैं जो व्यक्तियों के फंडामेंटल राइट, जो मूलभूत अधिकार संविधान के द्वारा गारंटीड किए गए हैं, उनको संरक्षण प्रदान करता है। फिर हम बात करें कि विधि के शासन संविधान के मूलभूत ढांचे का एक अनिवार्य लक्षण है। जब हम बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की बात करते हैं, तो केशवानंद भारती वर्सेज केरल राज्य, श्रीमती इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेज राजनारायण में रूल ऑफ लॉ को, इन प्रमुख वादों में रूल ऑफ लॉ को संविधान के आधारभूत ढांचे का लक्षण बताया गया है और जिसे संसद की संविधायी शक्ति से परे बताया गया और संविधान में संशोधन के द्वारा भी इसे प्रभावित नहीं किया जा सकता। यानी कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 368 में जो संविधान संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है, वह भी इसमें परिवर्तन नहीं कर सकती और रूल ऑफ लॉ को भारतीय संविधान का एक आधारभूत बेसिक स्ट्रक्चर माना गया है। रूल ऑफ लॉ मनमानेपन का अपवर्जन करता है, विवेकाधिकार का नहीं। भारत में विधि का शासन का अर्थ मनमानेपन की शक्ति के अपवर्जन से है, न कि विवेक अधिकार से। इस प्रकार हम अपने इन विभिन्न पहलुओं के जरिए, चाहे वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना हो, जुडिशियल रिव्यू का प्रोविजन हो, कार्यपालिका के द्वारा शक्तियों का दुरुपयोग होने पर न्यायालय में जाने का प्रावधान हो, चाहे वो आर्टिकल 21, आर्टिकल 14 की हम बात करें, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ या विधि के समक्ष समता और समान संरक्षण, लोक सेवाओं में समानता, आर्टिकल 299 और 300 के जरिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार या लोक प्राधिकारियों द्वारा संविदा के भंग करने पर उनके विरुद्ध न्यायालय में वाद का संस्थित किया जाना, व्यक्तियों के मूलभूत अधिकारों को गारंटी प्रदान करना और सबसे बड़ी बात इसमें कि एक उपयुक्त मंच भारतीय संविधान के द्वारा प्रदान करना, कि यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में हम अपने फंडामेंटल राइट्स और हाई कोर्ट में फंडामेंटल के अलावा अन्य अधिकारों के लिए भी वाद संस्थित कर पाएंगे। केशवानंद भारती और इंदिरा नेहरू गांधी के मामले में इसे बेसिक स्ट्रक्चर के रूप में स्वीकार करना आदि, ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पहलू हैं जो भारतीय शासन व्यवस्था में रूल ऑफ लॉ की सुदृढ़ता को स्थापित करते हैं। हम अपनी अगली क्लास में इससे रिलेटेड कुछ केस लॉजेस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।